हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। चलिए, तो आज तक मैं बस 2 मिनट में आज तक हम लोगों ने क्या क्या किया है वो मैं सम अप कर देता हूं। उसके बाद अब मुझे क्या करना है वो भी मैं जस्ट स्टार्ट करता हूं। इंट्रोडक्शन पूरा, मतलब यूनिट वेट हमें निकालना आ गया, वर्ड रेशियो हमें निकालना आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना आ गया, पानी के साथ सॉइल कैसा काम करेगा वो भी निकालना आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी सॉइल का कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्ले मिनरल भी कर लिया। मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो लगभग 60% ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए, लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 10-15% ही हुए हैं अभी। तो हमें कहने का मतलब देखो कैसा कॉम्बिनेशन है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अलग अलग जोन है। हमें उन दोनों को पकड़ना है तो हमें पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई काम चोरी हम लोग कर नहीं सकते। उसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मतलब क्या होता है सवाल का यूनिट वेट, ये सब पे हम लोग का अच्छा खासा कमांड हो चुका है। क्वेश्चन कम से कम हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं, लगभग 1-2 प्लस माइनस ही होगा 1-2, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं लगभग, मतलब ट्रिपल डिजिट में इस बार क्वेश्चन जाएंगे ये तो अंदाजा लग चुका है। ठीक है, और उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये बात पे भी आपको गौर करना है। अब उसी के कड़ी में एक प्रैक्टिकल, एक तरीके से मैं बोलूं कि प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में पहले कुछ लोग इसको इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद पढ़ाते हैं, फिर कॉम्पैक्शन, फिर कंसोलिडेशन पढ़ाते हैं। मैं कॉम्पैक्शन को पहले ही पढ़ाता हूं। वजह उसका यह है कि इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस जिसमें यूज हो रहा है उस टॉपिक को हम लोगों ने उसके बाद रखा है। कॉम्पैक्शन में कोई इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक यूज नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले ही निपटा देना है इसको कि इफेक्टिव स्ट्रेस के पहले वाला जोन और इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद वाला जोन पे हम लोग काम कर लेंगे। अब जैसे ही अब पूरे सॉइल जो अभी तक चल रहा था चलने दीजिए, और जो भी अब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसको बड़े ही आराम से, बड़े ही पेशेंसली हमें हैंडल करना है। और डैम श्योर फिर उसके बाद आपका सॉइल जो होगा ना वो सॉइल नहीं रहेगा, सॉइल बन जाएगा। ठीक है, उसी में कॉम्पैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। उसके पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि कभी भी देखो तो आपको पता चले कि जो सर बोल रहे हैं वो कॉम्पैक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। COMPACTION, कॉम्पैक्शन। और किसका कॉम्पैक्शन हम लोग सॉइल पढ़ रहे हैं तो सॉइल का कॉम्पैक्शन हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, कॉम्पैक्शन जो कहानी, अब आप लोग को, अब हमारे स्टूडेंट आप लोग बन चुके हो, जो कहानी मैं बताता हूं शुरुआत में वो अक्सर हमारे पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। उसी तरीके से अब हम लोग फिर से पूरे कॉम्पैक्शन की कहानी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग 1 to 1 हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें थोड़ा सा रियलिटी सिविल इंजीनियर होने का एहसास करवाएगा, और थोड़े से हम लोग जो देसी लैंग्वेज में कुछ लोग यूज करते हैं उन बातों को आज टेक्निकली हम एज अ सिविल इंजीनियर समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे कोई गांव में, शहर में तो नहीं, एनएच में तो नहीं ऐसा बोला जाता है, लेकिन गांव में जो विलेज रोड बनते हैं या स्टेट हाईवे के लिंकिंग वाला जो रोड होता है, उस रोड को जब आप बनाते हो या बनवाते हुए देखते हो तो गांव के पड़ोसी लोग या गांव के लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं
कि ये रोड अगर खराब रोड बना हुआ है तो बोलते हैं क्या कि ये रोड तो एक बरसात भी नहीं चलने वाला है। सुनते ही होंगे। ये एक क्वेश्चन मार्क है इस टॉपिक का कि ऐसा उन्होंने बोल क्यों दिया कि ये रोड एक बरसात भी चलने वाला नहीं है। इसका मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन अगस्त सितंबर में जब बरसात होंगी तो उसके बाद ये रोड का हाल क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। वो एक्चुअली में बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। आज हम लोग उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि उन्होंने ये बात को बोला ही क्यों, बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात कि कॉम्पैक्शन क्या है, बिना सॉइल को रिलेट किए बगैर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक तकिया है आपके पास और उसको पूरा का पूरा दबा दो, दैट इज कॉम्पैक्शन। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास किचन में एक बर्तन में आटा रखा हुआ है, उसके ऊपर जाकर के फोर्स लगा रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉम्पैक्शन। मतलब किसी भी थिंग्स का अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, दैट इज कॉम्पैक्शन। इस बात में थोड़ी सी अभी भी कमी है, जो मैंने अभी बात बोला कि किसी भी चीज को दबा रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, उसको मैं बोल रहा हूं कॉम्पैक्शन। ये सच है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकली इसमें क्या है, डिमेरिट है, जो कि हम लोग दूर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि कॉम्पैक्शन वॉल्यूम को चेंज करेगा, ये बात तो हमें समझ में आ गया। चेंज करने का मतलब डिक्रीज करेगा, ये बात हमें समझ में आ गया। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, उसमें मैंने नॉर्मल आटा भरा और उसको फिर दबा दबा करके उसको 2/3 में मैंने उस आटे को पहुंचा दिया, फिर से मैंने और आटा ला करके फिर से दबा करके पूरा भर दिया। अब इसकी जो डेंसिटी होगी और जो पहले नॉर्मली भरा था, उन दोनों की डेंसिटी में क्या होगा, फर्क होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, जो ज्यादा डेंस होगा, उसके पास मॉलिक्यूल का जो कांटेक्ट एरिया होगा वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके ऊपर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस भी ज्यादा लग रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि वो जो जितना कोई भी सॉइल जितना ज्यादा डेंस है, उस सॉइल की ताकत शियरिंग स्ट्रेंथ में उतना ही ज्यादा है। अब वजह क्या है? अब डेंस के बारे में मैंने जो अभी समझाया कि एक ग्लास में मैंने कोई आटा डाला, उसके दबा दबा करके उसका मैं कम कर दिया वॉल्यूम, अब फिर से दूसरा आटा ला करके फिर से दबाया। इसका मतलब क्या है, एक ग्लास में मैं ज्यादा आटा डाल रहा हूं, एक ग्लास में कम डाल रहा हूं। जो हमने डिक्रीज किया है, उस डिक्रीज का वजह क्या है, उस डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम का वजह क्या है? उस डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम का वजह है कि जो भी वर्ड्स थे, जो भी खाली जगह थे मॉलिक्यूल के बीच में, उसका हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। जब रिडक्शन हुआ है वॉल्यूम ऑफ वर्ड का, अब वॉल्यूम ऑफ वर्ड बोलते ही दो चीज आते हैं यहां से। एक, वॉल्यूम ऑफ वर्ड बोलने का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड में एयर हो सकते हैं और वाटर हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जनरली जो हम लोग कॉम्पैक्शन में यूज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एयर वर्ड का रिडक्शन। मतलब इसको मैं अब डिफाइन करता हूं एक लाइन में कि कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस टू रिड्यूस एयर वर्ड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर सॉइल। एयर वर्ड का रिडक्शन करने के वजह से वॉल्यूम का रिडक्शन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पैक्शन। कंसोलिडेशन भी एक ऐसे ही प्रोसेस के नाम जाने जाते हैं, लेकिन उसमें हम लोग एक्सेस पोर वाटर का रिडक्शन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो हम लोग अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोग फिर कंपेयर भी करेंगे कि क्या बात बोल रहा है। इसका मतलब अब हम लोग ये बात कर क्यों रहे हैं, ये काम कर क्यों रहे हैं, इसके लिए अब थोड़ी सी बातें समझिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा चीज समझाया कि एक वॉल्यूम है या एक टुकड़ा है या एक मास है सॉइल का, उसको मैंने दबाना स्टार्ट कर दिया, तो वर्ड्स का
जो स्पेस था वो कम हो गया है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का रिडक्शन हुआ है। जब रिडक्शन हुआ है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया बढ़ा होगा। जब कांटेक्ट एरिया बढ़ा होगा तो ए फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बढ़ा होगा। इसका मतलब उस सॉइल का शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया होगा, इनहेंस हो गया होगा। दूसरा चीज, जो भी सॉइल को खराब कर रहे थे वो सब हमने इनहेंस कर लिया है, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर लिया, इनहेंस कर लिया है। जैसे अगर एक ब्रेड है, मान लीजिए एक ब्रेड है, पाव रोटी जो आप देखते हो, बोलते हो ब्रेड, उसको चाय में डुबाओगे तो देखोगे ब्रेड में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो चाय को तुरंत क्या करेगा, सोक आउट कर लेगा। क्या कर लेगा, सोक आउट कर लेगा, बाहर की तरफ खींच लेगा। और जैसे ही पानी चाय से बाहर निकालोगे तो वो ब्रेड क्या होगा, गिर जाएगा। मिट्टी में सिमिलर चीज यही है। अगर मिट्टी में वर्ड्स ज्यादा हैं तो पानी को क्या कर लिया है, सोक कर लिया है। पानी को क्या किया है, स्टोर कर लिया है। अब जब पानी को स्टोर किया है तो उसमें एक फ्लोबिलिटी कंडीशन आना स्टार्ट हुआ होगा। सैचुरेशन कंडीशन पे आने के बाद वो फ्लो करना स्टार्ट हुआ होगा। इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन का जो कैपेसिटी रहा होगा वो रिड्यूस हो गया होगा। अब थोड़े से समझ में आया। यही से जो मैं ब्रेड का एग्जांपल दिया, वहां से मैं दो चीज को जस्टिफाइड करता हूं। दो डेफिनेशन है, बाद में समझाऊंगा कि दोनों डेफिनेशन का क्या मतलब है, लेकिन बस अभी अभी नाम जानिए। एक को बोल रहे हैं परमिएबिलिटी और दूसरे को बोल रहे हैं सीपेज। इसका मतलब किसी सॉइल का अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब पानी वो तेजी से क्या कर पा रहा है, एक लेयर से दूसरे लेयर ट्रांसफर कर रहा है, और किसी का सीपेज ज्यादा मतलब क्वांटिटी ज्यादा एक लेयर से दूसरे लेयर पास कर दिया। इसको मीनिंग में मैं समझाऊंगा, बस समझना। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा जगह है, वर्ड्स ज्यादा हैं, तो परमिएबिलिटी क्या हो रहे होंगे, ज्यादा हो रहे होंगे। सीपेज क्या हो रहे होंगे, ज्यादा हो रहे होंगे। अब जैसे कॉम्पैक्शन के बारे में मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे घर के नीचे वाला जो मिट्टी है उसको हमने ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया। मान लीजिए हमने रोडवे बनाया, पेवमेंट बना रहा हूं मैं, और पेवमेंट की मिट्टी को ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया। मान लीजिए हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट की मिट्टी को ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया। अब जैसे ही रोडवे पे बरसात होगा तो पन्नी पन्नी थोड़ी ढकोगे पूरे रोड पे। अब पन्नी नहीं ढके हो तो मिट्टी के ऊपर क्या होगा, रोड के ऊपर बारिश होगी, बारिश पानी को क्या करेगा, सीप आउट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, वहां से मिट्टी फ्लोइंग कंडीशन में आना स्टार्ट होगा, मिट्टी नीचे से गायब होना स्टार्ट होगा, आपका रोड क्या होगा, खराब हो जाएगा। ये तो बस थोड़ा सा मतलब एक अनजान आदमी की तरह मैं समझा रहा हूं, लेकिन इसका लॉजिक क्या होगा अभी हम लोग समझेंगे। अब देखो, किसी भी चीज से समझना, अब इसको प्रैक्टिकली समझना कि हम लोग कॉम्पैक्शन में किए क्या है, करना क्या है, समझना। मान लीजिए आटा को आप ड्राई आटा को आप जोर जोर से दबाओ, या पाउडर का डब्बा कभी खोल करके दबाने की कोशिश करना, देखना पाउडर तुम्हारे मुंह पर उड़ करके आ जाएगा, लेकिन वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। वजह क्या है कि इतने फाइन पार्टिकल हैं, और जितने ज्यादा फाइन पार्टिकल थे उतने ही छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ज्यादा में थे, और नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज्यादा थे, और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स भी ज्यादा थे। उसमें एयर क्या है, इंट्रैप्ड हो गया है। एयर निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है। जितने ज्यादा फाइन सॉइल होंगे उतने एयर निकलना इम्पॉसिबल सा होगा। अब जैसे आटा को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर से समझाता हूं। आटा बहुत काम का चीज है हमारे लिए भाई। बिना रोटी का कुछ नहीं होगा, बिना आटा का सॉइल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट ध्यान से समझना, आटा को हम लोग जब दबाते हैं सूखा में तो देखते हो कुछ उड़ के जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर पाते हो। जब आटा को आप गूंथते हो तो थोड़ा सा पानी मिलाते हो, और उसके बाद क्या करते हो, इस तरह का एनर्जी लगाते हो। कैसा, ऐसा एनर्जी लगाते हो, ऐसा एनर्जी नहीं लगाते हो। दोनों को अंतर समझिएगा। ऐसा एनर्जी लगाने की क्यों जरूरत पड़ी और ऐसा एनर्जी लगाने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, यह बात को समझिएगा। जितना ज्यादा फाइन सॉइल है उतना ज्यादा मुश्किल है वहां से वाटर का निकलना, वहां से एयर का निकलना। मतलब उस जाल में क्या हो गया, फंस चुका है।
अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं, उसको डेंस बनाने के लिए जब आटा गूंथते हो, पहले पूरा बर्तन में आटा बड़ा सा ड्राई फॉर्म में रहता है, तो बड़ा सा बर्तन में पूरा आटा फैला रहता है। जब गूंथते हो तो इतना में सिमट जाता है। अब जिस टाइम गूंथे हो उसका डेंसिटी निकालोगे और शुरुआत का डेंसिटी निकालोगे, तो दोनों में से डेंसिटी किसका निकलेगा ज्यादा? जो गूंथने हैं उसके बाद, क्योंकि ड्राई सॉइल में हाथ डालोगे तुरंत सिंक कर जाएगा, और गूंथने के बाद जब ड्राई हाथ में डालोगे तो रेसिस्ट करेगा। लेकिन ठीक है, वो तो बात हम लोग सैचुरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे वहीं से कि हुआ क्या है। इसका मतलब कि जब आटा से हम लोग को एयर निकालना है तो हम लोग उसमें पानी डाल रहे हैं और उसके बाद कॉम्पैक्टिव एनर्जी डाल रहे हैं। जब कॉम्पैक्टिव एनर्जी डाल रहे हैं तो हम रेसिस्टेंस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कि चल तू पास हो जा। जब पानी जा रहा है तो जहां एयर है वहां पे मैं पानी डालूंगा तो पानी एयर को इजीली क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकना स्टार्ट करेगा, और वहां पे आटा गया और उसको क्या करना पड़ेगा, जब कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगाए हैं तो मिक्सअप हो रहा है। सेम फेनोमेनन जब आप देखते होगे कॉम्पैक्शन जब करते हैं हम लोग सॉइल का, जब हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं तो आगे आगे क्या चलता है, स्प्रिंकलर पानी छिड़कने वाला चलता है और पीछे से रोलर हम लोग चलाते हैं। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हुआ क्या है, हम लोग को एयर निकालना है। ड्राई सॉइल से एयर निकालना बड़ा पॉसिबल नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं निकल पाएगा, तो हमने वहां पे पानी मिलाना स्टार्ट किया और उसके बाद कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगाना स्टार्ट किया, और उस कॉम्पैक्टिव एनर्जी से हम लोगों ने एयर को क्या कर दिया, एक्सपल आउट कर दिया है। क्या कर दिया है, एक्सपल आउट कर दिया है। ये तो बस थ्योरेटिकली कहानी है कि कॉम्पैक्शन में हुआ क्या। अब हम लोग इसको टेक्निकली समझते हैं कि होता क्या है। अब टेक्निकली करने का मतलब पीछे का पूरा लॉजिक का एक लाइन में मैं समअप करता हूं। वो सोच को बढ़ाने के लिए था, अब मैं इसको एक लाइन में समअप करता हूं कि कॉम्पैक्शन करने से मेरे सॉइल का यूनिट वेट जो है, ड्राई यूनिट वेट हम चाहते हैं कि इनहेंस हो जाए। क्या चाहिए हमें, ड्राई यूनिट वेट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इनहेंसिंग करने के लिए हम लोगों ने कॉम्पैक्शन किया है। ड्राई यूनिट वेट वर्ड को ध्यान रखिएगा। अब ड्राई यूनिट वेट कैसे इनहेंस होगा, अब हम लोग इसको टेक्निकली समझते हैं। जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले को यूज करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं। गामा ड्राई के बारे में अगर मैं बात करूं तो गामा ड्राई क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। गामा ड्राई के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक और इक्वेशन आता है, दैट इज जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा ड्राई के बारे में एक और बात करता हूं तो गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। यही तीन है। अब मेरे को क्या चाहिए कि गामा डी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, गामा डी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, गामा डी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जब गामा डी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, समझना, गामा डी ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा तो एयर कंटेंट, ये क्या है, एयर कंटेंट, एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज है वी अपॉन टोटल वी। जितना कम वॉल्यूम ऑफ एयर होगा उतना ही एयर का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। बड़े ध्यान से समझना, यहां पे जी को चेंज नहीं कर सकते, गामा डब्ल्यू। यहां पे अगर ये गामा डी ज्यादा चाहिए तो ई को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यहां पे गामा डी ज्यादा चाहिए तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अब जो यहां पे वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहां पे ई जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैं फिर से यहां से आता हूं, हमने क्या बोला कि एयर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एयर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। एयर कंटेंट का रिडक्शन का मतलब, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर कंप्लीटली रिमूव आउट में करता हूं, उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। जब वॉल्यूम ऑफ वर्ड मिनिमम होंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्ड मिनिमम जब होंगे तो जो वी होंगे
वो क्या होंगे, मिनिमम। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एक बार जितना आ चुका है और है, उसको चेंज करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको हम लोग कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से हम लोग चेंज कर ही नहीं पाते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों क्या है, अनचेंजेबल है, चेंज नहीं हो सकते हैं, उसको वेरिएशन में नहीं डाल सकते। इसका मतलब वी मिनिमम का मतलब वी मिनिमम तो गामा डी क्या है, मैक्सिमम। अभी हम इस पे और आएंगे, एक एक चीज मैं समझाता हूं। अब जैसे वॉल्यूम ऑफ ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब एयर को पूरा का पूरा गायब होना पड़ेगा, तभी वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होंगे, रिडक्शन में आएंगे। जब वॉल्यूम ऑफ एयर निकलेंगे तभी मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होंगे, मिनिमम होंगे। यहां पे अगर मैं देखता हूं तो देखो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर मैं कम करता हूं तभी Na का वैल्यू कम होगा। जब A1 में से Na का वैल्यू जितना कम माइनस होगा उतना ही गामा डी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम लोग को करना क्या पड़ा। अभी मैंने समझाया कि मजबूरी है हमारे पास कि हम लोग ड्राई में से पूरा का पूरा माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जब फाइन सॉइल होते हैं, समझिएगा, जब फाइन सॉइल होते हैं तो उसमें से एयर और वाटर को निकालना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करते हैं, वजह क्या है कि जितना फाइन सॉइल में या जितना फाइन कैटेगरीज में चलते जाएंगे, स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर से कन्वर्ट होते चले जाएंगे, किस में, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, फाइन सॉइल में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करूंगा तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या निडल जैसा शेप बनना स्टार्ट होगा। वहां पे वर्ड्स का रिडक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्लेई पार्ट में जितना ज्यादा फाइन सॉइल होगा उस पे एक एडिशनल चार्ज डेवलप होता चला जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्लेई। अब फाइन सॉइल के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना सैंड को पिस्ता करके बना हुए हैं, पूरा पाउडर फॉर्म में बना दिए हैं, ऐसा थोड़ी किए हैं। हम लोग के पास क्या है, सिल्ट है, क्ले का कुछ परसेंटेज हो सकते हैं, और ग्रेबल हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं। हमें पर्पस यहां से समझ में आया कि वेट ऑफ सॉलिड चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस इज द टेक्निकल पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। टेक्निकल पर्पस है कि हमें क्या चाहिए, गामा डी इनहेंस चाहिए, गामा डी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अभी मैंने समझाया कि गामा डी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में सॉलिड यहां पे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर वर्ड्स क्या है, कम है। जब वर्ड्स कम है तो यहां पे मॉलिक्यूल का कांटेक्ट क्या है, ज्यादा अच्छा से है, और उसके ऊपर जब मैं फोर्स डालूंगा वो इजीली क्या होगा, ये रिपल नहीं होगा, इजीली फेल नहीं होगा। मतलब उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या मैं बोलूंगा कि ज्यादा है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझने की बात है, बड़े आराम से समझने की बात है। अब जब मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब किसी ने कामचोरी क्या किया कि उसको ढंग से दबाना चाहिए था, कॉम्पैक्ट करना चाहिए था, कॉम्पैक्ट नहीं किया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर ढंग से मिनिमम के फॉर्म में नहीं आया है। जब मिनिमम फॉर्म में नहीं आया है तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड अभी भी मिनिमम नहीं हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम मिनिमम नहीं हुआ होगा। यह बात तो समझ में आ गया। जब अभी हमने नहीं किया है तो जब ये रोड बन जाएगा, मान लीजिए इसके अंदर के मिट्टी ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं, तो जब इसके ऊपर व्हीकल चलना स्टार्ट होगा, जब व्हीकल इस तरीके से चलना स्टार्ट होगा तो इसको बोला जाता है सर्विस लोड के वजह से। जब उसके रोड के ऊपर से ट्रक चलना स्टार्ट होगा, गाड़ी चलना स्टार्ट होगा, हैवी व्हीकल चलना स्टार्ट होगा, तो वो रोड के ऊपर क्या होगा, मिट्टी कॉम्पैक्शन में जाएगा। क्या होगा, मिट्टी कॉम्पैक्शन में जाएगा। जब मिट्टी कॉम्पैक्शन में जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर तो तुरंत निकलेगा नहीं, पहले तो एयर है तो एयर निकलना स्टार्ट होगा, फिर से वॉल्यूम ऑफ एयर रिड्यूस होना स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड रिड्यूस होना स्टार्ट हुए हैं।
क्या हुए हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिड्यूस होना स्टार्ट हुए हैं। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम फिर से रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ है, गामा डी बढ़ना स्टार्ट किया है। लेकिन जब ये कॉम्पैक्शन में जाएंगे, जब ये सर्विस लोड पे आएंगे, कॉम्पैक्शन में जाएंगे, तो इसका डेंस, ये इसका क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, चेंज होगा। जब थिकनेस अनइवननेस चेंज होगा तो रोड पॉटिंग लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढा वड्ढा इस तरीके से क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे रोड के ऊपर। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये तो बात समझ में आया कि गाड़ी के चलने से हैवी लोड जब लग रहा है, हम लोग को पहले ही दबाना चाहिए था, हमने पहले अच्छे से नहीं दबाया है। अब क्यों नहीं दबाया है मैं आज ये भी समझाऊंगा। चोरी करना कैसे करते हैं हम लोग, सिविल इंजीनियर चोर, वो भी मैं समझाऊंगा, बड़े आराम से समझिएगा। मैं क्या बोला कि जब हम लोग अभी इतना समझे हैं कि ढंग से हमने दबा नहीं पाए हैं, दबाया नहीं है, क्यों नहीं दबाया वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद जब रोड पे गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ है तो उसके व्हीकल के टायर के लोड से या गाड़ी के लोड से कितना लोड है, उसके वजह से क्या होगा, सॉइल दबना स्टार्ट होगा। धीरे 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 चलते 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 धीरे धीरे कॉम्पैक्शन करना स्टार्ट होगा सॉइल। जब कॉम्पैक्शन करना स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो क्या होगा, रोड टुकड़े में चेंज होना स्टार्ट होगा, टूटना स्टार्ट होगा। पहला पर्पस तो यह है कि लोड के वजह से। दूसरी की वजह से क्या है कि हम लोगों ने अभी क्या बोला, आटा वाला एग्जांपल, कि हम लोग को अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड को रिमूव करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, वाटर थोड़ा ऐड करना पड़ता है। वो वाटर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। उसके बाद कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगा करके वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। मतलब उसमें हम लोग को पानी डालना पड़ेगा ताकि एयर इजीली क्या हो जाए, बाहर आ जाए। जब इजीली बाहर आ जाएगा तो इससे वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिड्यूस होंगे, फिर टोटल वॉल्यूम रिड्यूस होंगे, तो गामा डी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यही चीज आपने कंजूसी किया, पानी ढंग से, स्प्रिंकलर को ढंग से धीरे धीरे जाना चाहिए था, आपने तेजी से क्रॉस कर दिया तो पानी ढंग से गया ही नहीं, तो उसके पीछे रोलर जो आ रहा है उसको ढंग से पानी मिलेगा नहीं, तो अच्छे तरीके से दबा करके एयर को बाहर करेगा कैसे, नहीं कर पाया है। पानी आपने कम दिया है, आप चाहते ही नहीं हो कि गामा डी ज्यादा अचीव हो जाए। अब क्यों नहीं अचीव हो जाए उसके पीछे मैं लॉजिक समझाऊंगा, और उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, इस टॉपिक में समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, न्यूमेरिकली भी समझाऊंगा, थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा। समझिएगा क्या हुआ। अब क्या हुआ, जब बरसात हुआ, अब समझिएगा, जब बरसात हुआ तो पानी ऊपर से, भगवान का दया दृष्टि से पानी रोड पे यूनिफॉर्मली क्या हुआ, खूब गया। जब यूनिफॉर्मली खूब गया और उसके बाद गाड़ी वाड़ी तो चलेगा ही, ऐसा तो थोड़ी होता है कि बारिश होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, जब तक सूखेगी नहीं तब तक गाड़ी चलेगी। कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगेगा, अंदर में पानी जा चुका है, एयर को क्या होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। जो बाहर पहले आना चाहिए था एयर, जो ठेकेदार चोरी किया है, वो बाहर अब आ रहा है हमारे बरसात के पानी के कारण, हमारे बरसात के पानी के कारण और गाड़ी के वेट के कारण। जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी पहले लगाना चाहिए था हमने नहीं लगाया, अब बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो कॉम्पैक्शन हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज होगा तो रोड खराब होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप ढंग से अगर शुरुआत में नहीं दबाए हो, ढंग से रोलर नहीं चलाए हो, तो बरसात के टाइम पे आपके सारे पोल खुल जाएंगे कि आपने कितने मिट्टी चोरी किए हो, और ये चीजें आपके सामने पूरा खुल करके चिट्ठा आ जाएगा। तो हमने अभी समझाया दो चीज कि वॉल्यूम ऑफ एयर को रिड्यूस कैसे करते हैं, बरसात के टाइम पे क्या होता है। इसीलिए आजकल जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है वो 5 ईयर के लिए विद मेंटेनेंस देती है कि तुम ऐसा करो ही कि ना, जब 5 साल के लिए तुम्हें ही मेंटेनेंस करना। अभी बहुत जगह एप्लीकेबल है, बहुत जगह नहीं है। मतलब मैं पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हूं कि सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत जगह एप्लीकेबिलिटी है कि आप जो रोड बना रहे हो वो 5 साल तक, 5 ईयर तक आप ही मेंटेनेंस करोगे। अगर पहले काम चोरी किए हो तो 1 साल के बाद टूटेगा, तो आपको ही बनाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले ही आप अच्छा से बनाओ और कहानी ले जाओ, खत्म हो जाएगा। तो अब बात यह है कि ऐसा करते ही क्यों है। अब हम लोग इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसा करते ही क्यों है। करते इसलिए है कि जब आप ज्यादा दबाइएगा तो मुझे बोरोपिट से मिट्टी क्या लेके आना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा। जब मिट्टी ज्यादा लाना पड़ेगा और किलोमीटर का किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, और अगर मुझे 4 mm, 5 mm, 7 mm तक मैं बचा लिया मिट्टी, तो कितने
लाखों ट्रक मैंने मिट्टी बचा लिया। लाखों ट्रक का मिट्टी का कॉस्ट कितना होगा वो आप सोच लीजिए। बोरोपिट वाला पैसा लेगा, लाखों टन का, लाखों ट्रिप का बोरोपिट जहां से मिट्टी ला रहे हो उसका पैसा देना पड़ेगा, और ट्रक आने जाने में जितने कॉस्ट लगेंगे वो करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, हाइट को बचा लिया, हाइट को फॉल्स हाइट शो कर लिया, जो कि दबा करके उतना हाइट चाहिए था, आपने बिना दबाए ही उतना बता दिया कितना हाइट है। तो ये चीजें हैं। इसीलिए जब कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं तो जनरली दो तरीके का कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं। जो हम लोगों ने कोर कटर मेथड बोला था उससे भी चेक करते हैं हम लोग की डेंसिटी क्या है, क्योंकि जब एस्टिमेट बना होगा उस टाइम पे बताया गया होगा कि पेवमेंट का डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी इतना होना चाहिए। उसके बाद जब इंजीनियर गया बनने के बाद तो कहीं से गड्ढा करके निकाला मिट्टी, अब उसको उतना डेंसिटी मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मामला गड़बड़ है, कॉम्पैक्शन नहीं किया है। ये है कॉम्पैक्शन का पर्पस। अब इस पूरे टॉपिक में कॉम्पैक्शन में हमें तीन चीज पे फोकस करना है। ये जनरली जो क्वेश्चन आएंगे इससे कॉम्पैक्शन से, वो जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थ्योरेटिकल इसी में ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं, कन्वेंशनल भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन को, जैसे एम्बैंकमेंट वाला मैंने छोड़वा दिया है पहले, अब वो मैं इस पे समझाऊंगा कि क्या हो रहा है, समझिएगा। तो इस वजह से यहां से जनरली बोला जाता है कि थ्योरेटिकली बेस्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं देते हैं, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है। मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन खूब सारे इकट्ठा किया हूं, कम से कम 6-7, कि बोरोपिट और एम्बैंकमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग बड़े आराम से देखेंगे। और मैं पहले ही बता रखा हूं कि जब भी ऐसा चेंजिंग वाला सिचुएशन आए तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को पकड़ लेंगे या वेट ऑफ सॉलिड को पकड़ लेंगे, क्योंकि ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा होगा ना तो वेट ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा होगा। जैसे एक डब्बा में आटा मैंने रख दिया, आटा का क्वांटिटी तो उतना ही है जितना पहले था, उसको मैं दबा दूं या उसको मैं ओपन करके रखूं, नॉर्मल सिचुएशन में रखूं, वेट तो उतना ही है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो रहे होंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो रहे होंगे, उसके वजह से चेंजिंग आ रहा होगा, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आटा का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा होगा, एयर का चेंज हो रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे कि जहां से ला रहे हैं उसका हो सकता है मिट्टी बहुत ज्यादा डेंस होगा, मुझे उतना डेंस इसमें नहीं चाहिए। हो सकता है मिट्टी जहां से ला रहे हैं बहुत लूज मिट्टी ला रहे हैं, यहां पे हमें डेंस चाहिए, तो वहां से कितने मिट्टी मैं लेके आऊंगा ये हमें कंजर्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एम्बैंकमेंट पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालूंगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए होगा, वहां पे हमें पता होगा कि कितना गामा डी हमें चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता कर लेंगे या वेट ऑफ सॉलिड पता कर लेंगे, वही वेट ऑफ सॉलिड और वर्ड रेशियो वाला के करस्पॉन्डिंग वहां से टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही टोटल वॉल्यूम मुझे लेके आना होगा। तो कंसेप्ट कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप दो कंसेप्ट लगाते हो आपका मामला पूरा साफ हो जाता है। या तो वेट ऑफ सॉलिड लगा लीजिए, कंजर्व कर लीजिए, या तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंजर्व कर लीजिए, और कोई तीसरा कंसेप्ट इस टॉपिक में आता ही नहीं है। और गामा डी की बात हम लोग करते हैं कि क्या करते हैं। अब मैंने समझाया, अब एक थोड़ा सा अब समझने वाली बात ज्यादा अच्छे से है, और इसको थोड़ा सा जोर डालिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जोर डालना है इस पे। अब मेरा लॉजिक पे आइए, ये सब तो कहानी है, अब मेरे लॉजिक पे आइए कि मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखना, वो तो कहानियां थी भाई, अब कहानी को सारांश में बदल रहे हैं और कहानी को समअप कर रहे हैं, और ये सोच को आगे बढ़ाएगा, आपको ये लेवल चेंज करेगा, ईएस वाला लेवल, कि अब हमें करना क्या है। मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर का रिडक्शन करना है। वॉल्यूम ऑफ एयर का रिडक्शन करने का मतलब है कि हम मैक्सिमम वॉल्यूम का एयर रिडक्शन करना चाहते हैं। ना मैक्सिमम वॉल्यूम का रिडक्शन करना चाहते हैं मतलब सारे के सारे वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कर दें, हटा दें। जब वॉल्यूम ऑफ एयर को मैं हटाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो हैं वो वॉल्यूम ऑफ क्या होंगे, वाटर के बराबर बच जाएंगे। जब वॉल्यूम ऑफ वर्ड और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सैचुरेटेड सॉइल पे गामा डी हम लोग निकाल पाए? अब यहीं से समझना, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर।
इसीलिए ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग कॉम्पैक्शन के टर्म में ये बात बोलेंगे कि दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऐसा हम सोच रहे हैं कि जब सॉइल कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएगा उस टाइम पे एयर जीरो होगा, क्योंकि हम लोग एयर का रिमूवल करना चाह रहे हैं। तो जब वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा? कहानी खत्म, कॉम्पैक्शन का 100% काम हो गया। लेकिन दिस इज द थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आप वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो कर देंगे। जब वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज इन सैचुरेटेड सिचुएशन। जब सैचुरेटेड सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ वर्ड मिनिमम हुआ है उस टाइम पे गामा डी जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। मैं एग्री करता हूं कि मैक्सिमम आएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड होगा, क्या पॉसिबल है? नहीं है। रियल फ्लूइड पॉसिबल है, आइडियल फ्लूइड कहां पॉसिबल है? नहीं है। उसी तरीके से जब मैं बोलता हूं कि सॉइल को कॉम्पैक्ट मैं करूंगा और मैं मैक्सिमम कॉम्पैक्ट कर दूंगा, मैक्सिमम कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। उस टाइम पे जो गामा डी आएगा वो थ्योरेटिकल गामा डी होगा, वो मैक्सिमम गामा डी होगा, लेकिन पॉसिबल ऐसा है ही नहीं। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे परफॉर्म, तो वहां पे जो सैचुरेटेड सिचुएशन अवेलेबल होगा ही नहीं। पार्शियल सैचुरेटेड सिस्टम पे हमेशा कॉम्पैक्शन परफॉर्म होंगे। इस बात को मान लीजिए। दूसरी बात कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भैया कोई ना कोई एक तो ऐसा एयर कंटेंट होगा जिसपे कंप्लीटली ये मैक्सिमम क्या हो रहे होंगे? रिमूव हो रहे होंगे। क्या होंगे? मैक्सिमम रिमूव हो रहे होंगे। ठीक है, जीरो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक तो रहा होगा, दो रहा होगा, कुछ तो अमाउंट रहा होगा जो मैक्सिमम रिमूव होने के बाद बचा हुआ होगा। उस वाले पे हम लोग जो गामा डी अचीव करेंगे, दैट इज गामा डी मैक्स, दैट इज गामा डी मैक्स। मैं जानबूझ करके अभी थोड़ा सा इग्नाइट किया हूं आपको कि ताकि एक्साइटेड में आए। इस पे अभी और चर्चा करेंगे, हम लोग आराम से इस पे बात करेंगे, कैसे हम लोग काम करेंगे, आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, पूरे टॉपिक में यही चीज समझना है कि गामा डी इज इक्वल टू जी एस, समझिएगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो डाल देता हूं, देखो कहानी कितना खराब हो गया है। मैथमेटिकली देखिए कितना मैं रॉन्ग लिखा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यही तो लिखूंगा। तो चलिए इसको थोड़े से देर के बाद बीच की कहानियां में मैं डालूंगा इसको, और वहां पे समझेंगे कि मामला क्या है। देखो कहानी कितना खराब हो गया। मैं इसको फ्रेश लिखता हूं कि गामा डी ड्राई है और जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और गामा ड्राई है तो सेचुरेशन क्या होंगे? जीरो। तो डब्ल्यू इंटू जी अपॉन एस, एस इज टू जीरो, मतलब ये इनफाइनाइट, और गामा डी क्या हो गया? जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या यही क्वेश्चन आपको यहीं से क्वेश्चन घुमाएंगे, तो हम लोग देखेंगे इस पे कैसे बात करते हैं। अब सब कुछ पहले ही लेक्चर में ले लोगे क्या? तो बीच में वाले हमारे बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो हमने अभी बस कुछ चीजें सोचने के लिए काफी था। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग का जो नस था ना वो खुल गया है, और अब सब फटाफट फ्लो कर रहा है कि हमने कॉम्पैक्शन क्यों किया। अब मैं आता डायरेक्ट लिखता प्रॉक्टर टेस्ट, कहानी यार मजा नहीं आता। तो आपको सोचना है, समझना है, ये है। ठीक है, तो हम लोग इस पे भी बहुत चर्चा करने वाले हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, इस पे मैं खूब सारा चर्चा करूंगा, और क्या मैं यूज करने वाला हूं इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी लगता है भाई पहला टॉपिक स्टार्ट करने में। ठीक है कंप्यूटर महाशय जी, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और एक दो पॉइंट लिखेंगे, और मैं थोड़ा सा भी और समझाता हूं कि कंसोलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं।
समझिएगा। कंसोलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं उसको भी थोड़ा सा और मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने समझाया कि देखो कॉम्पैक्शन में अभी सब कुछ मैंने बोल दिया, लेकिन उसको सम अप करता हूं तो दिमाग को कंसंट्रेशन मिलेगा। मैंने बोला कि कॉम्पैक्शन जो है पार्शियल सैचुरेटेड सिचुएशन पे काम करता है। कंसोलिडेशन एयर एक्सेस पोर वाटर को निकाल रहा है, इसका मतलब सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा। तो कंसोलिडेशन पे हम लोग एक्सेस पोर वाटर का एक्सपल्सन करते हैं, इसलिए वहां पे सैचुरेटेड कंडीशन पे काम होता है। 2 पॉइंट वहां पे, एक तो सैचुरेटेड पॉइंट पे काम होता है, दूसरा एक्सेस पोर वाटर को रिमूव करते हैं। कॉम्पैक्शन में पार्शियल सैचुरेटेड सिस्टम पे काम करते हैं और एक्सेस एयर कंटेंट को बाहर करते हैं या एयर वॉइड को बाहर करते हैं। क्या करते हैं? एयर वॉइड को बाहर करते हैं। ठीक है। तीसरा, कॉम्पैक्शन में इंस्टेंटेनियस लोड डालते हैं। जैसे भी हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंकलर से पानी छिड़क रहा था, पीछे से हमने रोलर चलाया। रोलर बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम लोग डिटेल से देखेंगे। सी फुट रोलर, ड्रम रोलर, ठीक है, वाइब्रेटरी रोलर, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, ये सब तरीके से अलग अलग कॉम्पैक्शन के लिए, अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम लोग देखेंगे उसके ऊपर। उसके बाद ये क्या है, मतलब क्या ये, इट इज ए इंस्टेंटेनियस। और कंसोलिडेशन क्या है, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। क्या है? टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। कॉम्पैक्शन हम लोग किसी भी तरीके से कर लें, लेकिन वहां पे थोड़ा से टाइम लगेगा। यहां पे इंस्टेंटेनियस कॉम्पैक्शन होगा, कंसोलिडेशन पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। और वहां पे हम लोग डायनेमिक लोड लगा करके, स्टैटिक लोड लगा करके छोड़ देते हैं। किस पे? कंसोलिडेशन में स्टैटिक लोड लगा करके छोड़ देते हैं, धीरे धीरे निकलता। क्योंकि कंसोलिडेशन जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्लेई सॉइल के लिए एप्लीकेबिलिटी है। तो क्लेई सॉइल में मैंने अभी समझाया कि वहां से एयर निकालना भी बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, और वहां से वाटर निकालना और मुश्किल है, क्योंकि केमिकली कंबाइंड हो जाता है। तो वहां से वाटर निकालना बड़ा धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में हम लोग काम कर पाते हैं, इसलिए हम लोग लोड लगा के छोड़ देते हैं। उस लोड की वजह से धीरे 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 एक्सपल आउट हो जाता है। इसलिए आप देखते हो कि आपका घर 2 साल के बाद पता चलता है कि 2 mm घिसक गया। जो चौखट दरवाजा यूज करते हो, देखते हो 2 साल 4 साल के बाद उसमें क्या होता है, दरारें आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेटल हो रहा है आपका घर, आप इसको कुछ करिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो फर्श जो होता है वो भी क्रैकिंग व्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने शुरुआत में ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया है। ठीक है। और कौन सा, या तो सैचुरेटेड था तो कंसोलिडेट ढंग से नहीं हुआ था। इसीलिए जब हम लोग फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मिट्टी के ऊपर फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर पूरा बना करके 2-4 महीने हम लोग उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कि उसके सेल्फ वेट के कारण जितना ज्यादा कंसोलिडेट होना है वो हो जा भाई, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। स्लैब को हम लोग अभी आरसीसी पढ़े हैं, स्लैब में हम लोग कोई ऐसा कोई लोड लेकर के डिजाइन किए हैं क्या? नहीं किए। तो ये सब चीजों की वजह से, चलिए हम लोग डिटेल धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या है। ठीक है। तो हम लोग कॉम्पैक्शन में 2-3 पॉइंट लिखते हैं कि हम लोग करते क्या है, कॉम्पैक्शन में होता क्या है। अभी हमने समझाया, एयर वॉइड को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? एयर वॉइड को रिमूव करते हैं। एयर वॉइड का रिमूवल होने के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। वहां से बियरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ये सब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाते हैं, सीपेज जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये सब बढ़िया फायदा मिल जाता है, कहानी खत्म। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्या है, सीधा सीधा है कि इंक्रीज, ये क्यों करते हैं, कि गामा डी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए करते हैं, डेंस स्टेट में पहुंचाने के लिए हम लोग करते हैं। तो रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स, रिड्यूसिंग, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, एयर वॉइड्स, और रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स से वो क्या होते हैं, डेंस स्टेट में पहुंचते हैं। क्या होता है, मिट्टी डेंस स्टेट में पहुंच रहे हैं, और क्या होते हैं, और इसमें डेंस स्टेट में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
तीसरा, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल जो है और बियरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी, ये सब क्या होते हैं? इंप्रूव होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव्ड। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी इंप्रूव्ड कहने का मतलब क्या है? या इसको सीधा सीधा लिखो, कंप्रेसिबिलिटी परमिएबिलिटी सॉइल रिड्यूस्ड। इंप्रूव्ड का मतलब फिर आप गलत समझ जाओगे, रिड्यूस्ड लिख लीजिए। क्या है? रिड्यूस। एंड बढ़ता क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी मतलब शियर स्ट्रेंथ। बियरिंग कैपेसिटी हमेशा शियर में ही फेल होते हैं, तो स्टेबिलिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी इनहेंस, बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव्ड। क्या होते हैं? ये बढ़ जाते हैं, ये होते हैं। तीसरा, नेक्स्ट मैं कह सकता हूं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या होते हैं? ड्राई यूनिट वेट क्या करते हैं? निकालते हैं। ड्राई यूनिट की वेट क्या होता है? बढ़ता है। ड्राई यूनिट वेट इंप्रूव्ड। अब ड्राई यूनिट वेट ही इंप्रूव होने से ये सब चक्कर जो है वो सब खत्म हो जाता है, टेंशन नहीं है। इसका मतलब ड्राई यूनिट वेट इंप्रूव्ड, और ड्राई यूनिट वेट इंप्रूव्ड होने से ऊपर के सारे चीजें क्या होते हैं? जस्टिफिएबल हैं। कंप्रेसिबिलिटी, जब वर्ड्स ही नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी कहां? अब जैसे इसको कंप्रेसिबिलिटी क्या है समझना। दो तकिया होते हैं, एक तो सस्ता वाला लोकल वाला जो कि सर पे रखोगे तो लगेगा कि सर पे हैमरिंग हो रहा है, उसको उस तकिए को दबा करके देखना, दबेगा नहीं। एक बाहर से रेक्रॉन का तकिया लेके आना, देखने में बड़ा साइज रहेगा और उसको दबाओगे तो बिल्कुल छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? जो बड़े साइज देखने में लग रहे थे और छोटे में कन्वर्ट हो गए, वो क्या है? ज्यादा कंप्रेसिबल है। तो जो लोकल तकिया होगा, जो हार्ड स्टफ होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कम। तो उसके ऊपर तुम चढ़ भी जाओ तो ये नहीं होगा, तुम्हारे सर के वेट के कारण वो जल्दी ज्यादा दबेगा नहीं। किसी को मार दो तो चोट ज्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या है? उसके पास स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। और रेक्रॉन वाला देखने में बड़ा सा लगेगा, देखते हो कि जब रेक्रॉन का तकिया लाते हो तो उसको पन्नी में बिल्कुल एकदम लेयर, इतने छोटे से लेयर में उसको पैक कर दिए जाते हैं, और जब हटाओगे तो एयर खींच करके फिर वो क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। तो स्वेलिंग और कंप्रेसिबिलिटी, तो जो स्वेल कर सकता है उसको हम फिर से दबा करके धीरे धीरे उसको फिर से छोटे वाले पन्नी में पैक कर सकते हैं। दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। एबिलिटी टू कंप्रेस, सिंपल सी बात है, एबिलिटी टू कंप्रेस, कहानी खत्म। अब मैं छोटा सा इसको हटाने करके मैं बताता हूं कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो मैंने 3-4 पॉइंट मैंने बताया वो मैं समझाऊंगा कि कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या फर्क है। तो ये सब चीजें हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या क्या चीज जरूरी है इस टॉपिक में पढ़ना। उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो कहानी आसान हो जाता है। इधर कॉम्पैक्शन, बाकी हम लोग कंसोलिडेशन जब पढ़ेंगे उस टाइम समझेंगे। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। पहला जो कॉम्पैक्शन है, पहला मैंने क्या समझाया था कि ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन है, या सॉइल ऑलवेज पार्शियली सैचुरेटेड है, या मैंने क्या बोला था कि डेंसिफिकेशन ड्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर। तो पहला मैं यही लिखूंगा, डेंसिफिकेशन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ void, air void, of air void। क्या है? डेंसिफिकेशन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एयर voids, ठीक है, एट गिवन वाटर कंटेंट, एट गिवन वाटर कंटेंट, W से मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूं।
इसमें मैंने क्या समझाया कि इसका डेंसिफिकेशन कैसे होगा, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वर्ड्स से। तो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू expulsion of excess pore water, EXCSS, excess pore water from words। क्लियर है? एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर या एक्सेस पोर वाटर फ्रॉम वर्ड्स, सिंपल सी बात है। दूसरा, बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट या इंस्टेंटेनियस। दिस इज द इंस्टेंटेनियस, दैट इज टाइम डिपेंडेंट। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन। और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट फेनोमेनन। टाइम डिपेंडेंट, DEPENDENT, टाइम डिपेंडेंट फेनोमेनन। उसके बाद मैंने क्या समझा था, ये ऑलवेज इन पार्शियली सैचुरेटेड, और ये ऑलवेज इन सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब S इज इक्वल टू 1, और यहां पे S जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या मैंने क्या बोला कि इस पे स्पेसिफिक कंपैक्शन टेक्निक यूज कर सकते हो और उस पे स्टैटिक लोड को प्लेस्ड कर सकते हो। तो इस पे स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक आर यूज्ड, और इस पे आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक आर यूज, और इस पे क्या कर सकते हो, स्टैटिक लोड प्लेस्ड ऑन द सॉइल। सीधा सीधा स्टैटिक लोड्स प्लेस्ड ऑन सॉइल। आप देखते होगे जब नाला वाला या कहीं कहीं पे बहुत गहरा पाइल फाउंडेशन जब डलता है, या कोई कॉलम बनाते हुए पिलर देखते होगे, कॉलम बोलना ज्यादा सही है, तो वहां पे आप देखते होगे बना करके ऊपर में बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो धीरे 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 उसके लोड के कारण क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट होता रहे, क्योंकि सडन कॉम्पैक्ट इसमें पॉसिबल नहीं है, ये धीरे धीरे ही कॉम्पैक्ट होंगे। कहानी खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे ये समझना जरूरी है कि अब हम लोग किन किन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं ये चीजें तो बेसिक था, वो बेसिक मैंने खत्म कर दिया। अब उसके बाद हम लोग को समझना है कि अब हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है, किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है, ये बातें। तो ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अब 2-3 टॉपिक है इसमें जो समझने लायक है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये कोई एज सच इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल का मुश्किल नहीं होगा। जिसको बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे लोग इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक में से समझ में आ जाएगा, और 1-2 टेक्निकल फंडा समझ में आना चाहिए कि क्या है, टेक्निकल फंडा समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो एक बेसिक फॉर्मूला है, हमें ध्यान किन चीज पे देना है, बेसिक फॉर्मूला है एक जो बहुत दूर तक चले जाएगी। उसके बाद कोहेजन लेस सॉइल का कॉम्पैक्शन है। क्या है, कोहेजन लेस सॉइल का। उसके बाद कोहेजिव सॉइल का कॉम्पैक्शन है, कोहेजिव सॉइल का कॉम्पैक्शन है। इसी के साथ साथ हम लोग इसी में प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ेंगे। क्या है, प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग के पास स्पेसिफिक टेक्निक आएगा,
और वही चीज हम लोग मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाते हैं। और कभी कभी यहां से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग पहले इस चीज को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम लोग इस चीज को बताना भूल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो लोग भूल जाते हैं उसको मैं पहले ही याद दिला देता हूं। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी पढ़ाएगा तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला के ऊपर मैं आता हूं कि बेसिक फार्मूला क्या है। जब बेसिक फार्मूला क्या है हमें यह पता चल जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके, बड़ा आराम से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बात पे हमें समझना है कि बेसिक फार्मूला क्या है। हेडिंग डालता हूं मैं बेसिक फार्मूला या रिलेशनशिप में, आप इसको समझ सकते हो, बेसिक फार्मूला या रिलेशनशिप। बड़े आराम से हमें समझना क्या है कि बड़े आराम से हम लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सॉइल का ओरिजिनल स्टेटस ले लिया, दिस इज द सॉइल, दिस इज द सॉइल। इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज द सॉइल। ठीक है, दिस इज सॉइल। जब सॉइल हम लोग बोल रहे हैं तो दूसरा एक और बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सॉलिड है, सॉलिड है, और ये वाटर है, और ये एयर है। सीधा सीधा ये क्या है, सॉलिड है, एयर है, और क्या है, वाटर है। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसको हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट में मैं बोल रहा हूं, इनिशियल बोल रहा हूं, वो वीवी नॉट, मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या है, 0 पे है, इनिशियल कंडीशन पे है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या है, इनिशियल कंडीशन पे है। ठीक है, अब दूसरा चीजें समझिएगा, हमने क्या किया, कॉम्पैक्शन किया। हमने क्या किया, कॉम्पैक्शन कर दिया। जब हमने कॉम्पैक्शन किया तो हमें यह समझ में आया था अभी अभी, उसको देखिए समझिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर को रिड्यूस किया, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। वॉल्यूम ऑफ एयर को रिड्यूस किया तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड रिड्यूस हुआ। बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब मैंने इसके ऊपर कॉम्पैक्शन मेथड लगाया, एनर्जी लगाया, तो इस सॉइल का क्या हुआ होगा, कुछ वॉल्यूम चेंज हुए होंगे। क्या हुआ होगा, कुछ वॉल्यूम चेंज हुए होंगे, और दैट वॉल्यूम इज नोन एज दिस वन। ये सॉलिड का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ होगा, दैट इज अगेन सॉलिड, और दिस वॉल्यूम इज नोन एज अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दिस इज अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये क्या हुए हैं, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो हैं, अगेन सेकेंड केस में वॉल्यूम ऑफ वर्ड फर्स्ट केस में, ये इनिशियल और ये सेकेंड केस में या थर्ड केस में, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। सेकेंड केस में जब मैंने इस सॉइल के ऊपर कॉम्पैक्शन टेक्निक लगाया, कॉम्पैक्शन मेथड यूज किया, तो हमारे पास कैसा फिगर आए, ये फिगर आ गए कि जिसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। इसमें अभी भी क्या है, वाटर है और एयर है, और यहां से यहां तक जो ये चेंज होके आ रहे हैं, दैट इज चेंज इन हाइट हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, चेंज इन हाइट या वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम बोल रहे हैं। वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, मतलब इसका यूनिटरी इस तरीके से हम लोग लेते हैं, कहानी खत्म। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लोग को मान लीजिए यहां पे जो वर्ड है दैट इज ई नॉट, और यहां पे वर्ड्स जो है वर्ड रेशियो दैट इज E1। क्या है, E1।
यहां पे वर्ड्स रेशियो जो है इनिशियली दैट इज ई नॉट, और इस आफ्टर कॉम्पैक्शन वर्ड क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, दैट इज ई वन। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज वर्ड रेशियो। तो वर्ड रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या होंगे, दैट इज ई इंटू वी एस। तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड इनिशियल केस में अगर मैं बात करूंगा ई नॉट इंटू वी एस, और अगर फाइनल केस में मैं बात करूंगा दैट इज ई वन इंटू वी एस। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ई वन इंटू वी एस, और यहां से अगर मैं लिख सकता हूं तो ई नॉट इंटू वी एस। वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट वी एस, और वो वाला मैं जानना चाहता हूं कि कितना से चेंज हुआ है, क्या हुआ है, कितना से चेंज हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं। इनिशियल केस में जो ये हाइट है दैट इज एच, और ये कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंट, मैं ये निकालना चाह रहा हूं, डेल्टा एच कितना हुआ है ये। अगर वर्ड रेशियो ई नॉट से ई वन आया है तो डेल्टा एच कितना चेंज हुआ है ये हम लोग को निकालना है। ये सब बातें करने से पहले मैं एक छोटा सा एजम्पशन समझाता हूं कि हम लोग मिट्टी को जो दबा रहे हैं तो यूनी डायरेक्शनल में कॉम्पैक्शन हो रहे हैं। जैसे हम लोग किसी चीज को दबाते हैं तो ये भी वर्टिकल दबता है और लेटरली भी इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं। हम लोग लेटरली को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है, सीधा सीधा ये वाला डायरेक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल पे बात कर रहे हैं। अब चेंज कितना हुआ है हम लोग को ये निकालना है, चेंज कितना हुआ। ओरिजिनल केस में एच है और डेल्टा एच डिक्रीज हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि डेल्टा एच कितना हुआ होगा। तो मैं डेल्टा एच कितना हुआ होगा ये मैं निकालना चाह रहा हूं, डेल्टा एच कितना हुआ होगा। सॉलिड चेंज हुए होंगे, नहीं सॉलिड चेंज नहीं होंगे, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये H1 एच नॉट और ये क्या है H1, क्या है ये एच नॉट और ये H1, इनिशियली में H नॉट और वो H1। तो डेल्टा H नॉट इनिशियली ये वाला माइनस H1, और H नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड इनिशियल माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्ड टाइम टी के बाद या आफ्टर कॉम्पैक्शन, दैट इज ये क्या है V नॉट इंटू वी एस माइनस ई नॉट इन ई वन इंटू वी एस, दैट इज ई नॉट माइनस ई वन इंटू वी एस कॉमन ले लिया, दैट इज डेल्टा एच, दैट इज डेल्टा एच। और ओरिजिनल हाइट कितना होगा ये मैं देखूंगा, तो देखूंगा वी एस प्लस ई नॉट वी एस, और यहां से देखूंगा तो 1 प्लस ई नॉट इंटू वी एस। तो चेंज इन हाइट कितना हुआ, दिस वन, और ओरिजिनल हाइट क्या है दिस वन, और अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, तो डेल्टा एच कितना ई नॉट माइनस ई वन क्या है फाइनल आफ्टर कॉम्पैक्शन इंटू वी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू वी एस से वी एस कैंसिल आउट, तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई फाइनल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट। दिस इज द relationship developed. This is the relationship. E नॉट माइनस ई वन क्या है फाइनल है, मैं क्या लिख दूंगा इसको फाइनल लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ई वन क्या है फाइनल वर्ड रेशियो, फाइनल वर्ड रेशियो है, और ये क्या है इनिशियल वर्ड रेशियो, क्या है इनिशियल वर्ड रेशियो। दिस इज द इनिशियल वर्ड रेशियो, दिस इज द फाइनल वर्ड रेशियो। इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूंगा इसी टर्म में, तो मैं लिख सकता हूं ई नॉट माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस इनिशियल, दिस इज द फॉर्मूला।
दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और यहां से आते हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक रिलेशनशिप हुआ, बेसिक फॉर्मूला हुआ, जिसको हमें समझना है कि क्या है। सिंपल सी बात है कि ये टोटल हाइट का कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। डेल्टा एच अपॉन ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट। 1 प्लस ई नॉट का मतलब इनिशियल वर्ड रेशियो। दिस इज द इनिशियल वर्ड रेशियो। एम आई राइट? बिल्कुल, आई एम राइट। ठीक है, नेक्स्ट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी समझाया ना कि मैं थोड़ा सा उल्टा कभी कभी को फ्लो करता हूं। जो बच्चे इग्नोर करते हैं मैं उसको पहले ही समझा देता हूं। तो इग्नोर कहां से करोगे? तो हम लोग जानते हैं कि कोहेजन लेस सॉइल के बारे में पहली बात तो ये नहीं समझ पाते हैं लोग कि जो मैं फिगर पढ़ता हूं वो कोहेजिव सॉइल के लिए है कि नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए, मतलब कोहेजन लेस सॉइल के लिए। तो आज समझ में आ जाएगा कि कौन से सॉइल के लिए क्या यूजफुल है। हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग समझ लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा भाई। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा लेंदी नहीं है, आसान है, लेकिन समझते चले जाना है कहानी को। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, हेडिंग डालता हूं compaction of बस compaction of cohesion less soil। compaction of cohesion less soil। compaction of cohesion less soil। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। पिछले टॉपिक में आपने देखा है, क्ले मिनरल वाले और सॉइल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, कि जनरली कोहेजन लेस बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। कोहेजन लेस सॉइल बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं लूज एंगुलर सॉइल। मैंने समझाया है कि लूज एंगुलर सॉइल क्या है। एंगुलर शेप तो समझ में आ रहा होगा, ये हमने ग्रेन साइज में भी देखा था, ग्रेन शेप में देखा था, फोटो भी देखे थे हम लोग कि कैसा दिख रहा होगा। लूज का मतलब वर्ड्स वहां पे क्या है, ज्यादा हैं। वर्ड्स का मतलब क्या, गैप क्या है, ज्यादा है। डेंस एंगुलर सॉइल मतलब वर्ड्स क्या है, कम है। तीसरा क्या है, हनी कॉम्ड सॉइल, हनी कॉम्ड स्टेट या हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले टॉपिक में कि हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये फाइन सॉइल में जनरली अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? फाइन सैंड सॉइल में या फाइन सॉइल में जनरली अवेलेबल होते हैं हनी कॉम्ड। वहां पे मैंने समझाया था हनी का मतलब क्या, हनी कॉम्ड का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। आप देखे हैं मधुमक्खी का छत्ता, देखने का मतलब आप समझे होंगे कि क्या हो रहा है। मधुमक्खी का छत्ता का मतलब क्या है, पोरस स्ट्रक्चर। क्या है? पोरस स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, मधुमक्खी का छत्ता के देखते होगे जिसके बीच में वर्ड्स रहते हैं, गैप रहते हैं, उसी में मध भरा हुआ रहता है, हनी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर। जनरली हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर को हम लोग इजिली कॉम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं और इजिली हम लोग उसको वाइब्रेटरी से कॉम्पैक्ट इजिली नहीं कर पाते हैं। समझिएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, और लेकिन इजिली नहीं कर पाते हैं, लेकिन समझिएगा क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर ये मोस्ट है तो इसमें कैपिलरी एक्शन जनरेट हो जाता है। क्या है? अगर ये मोइस्ट सॉइल है तो इसमें कैपिलरी एक्शन जनरेट होगा। कैपिलरी एक्शन में मतलब वर्ड की तरफ फ्लो होगा और हम फोर्स इस तरीके से लगाएंगे तो वो इजीली कॉम्पैक्शन में आना नहीं देना स्टार्ट होगा और शियर स्ट्रेंथ उसके पास क्या होगा, डेवलप होगा। किसके वजह से? कैपिलरी
एक्शन के वजह से या कैपिलरी फोर्सेस के वजह से, सॉरी, ठीक है। लेकिन बड़े ध्यान से समझना, लेकिन ये करना भी बहुत जरूरी है कि अगर हनी कॉम्ड जैसा स्ट्रक्चर बीच स्ट्रक्चर में है तो उसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगेगा वो फर्दर क्या होगा, कॉम्पैक्ट कर जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो हमें कॉम्पैक्शन करना जरूरी है, लेकिन ये जल्दी होता नहीं है। जब इसको वाइब्रेटरी से हम लोग ड्राई सॉइल में, सॉइल इन लूज एंड हनीकॉम्ड स्ट्रक्चर में होता है तो इसको कॉम्पैक्शन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम लोग वाइब्रेटरी लोडिंग इस पे डालते हैं तो बहुत तेजी से सडन सेटलमेंट हो जाता है। क्या होता है, सडन सेटलमेंट हो जाता है। जैसे लिक्विफैक्शन, एक वर्ड आएगा आगे, लिक्विफैक्शन, क्विक सैंड कंडीशन, बॉइलिंग ऑफ सैंड, ऐसे वर्ड आएंगे। बॉइलिंग का मतलब समझ में आता है ना, उबलना, जैसे हमारे कंप्यूटर महाशय जी उबल रहे, ठीक है। गलतियां करते हैं, डांट सुनते हैं। चलिए, फोटो लगाना था एक दो, लगाए ही नहीं कंप्यूटर महाशय, चलिए कोई बात नहीं, आसान सा चीज था, हमने समझा दिया वो वाला, कोई बात नहीं। तो ठीक है, चलिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल, तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें दो तीन स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेट्स होते हैं, दो तीन स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। लूज एंगुलर सॉइल होते हैं, डेंस एंगुलर सॉइल होते हैं। क्या होते हैं, लूज एंगुलर सॉइल होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, डेंस एंगुलर सॉइल होते हैं, तीसरा हनीकॉम्ड स्टेट्स होते हैं। सॉइल का मतलब क्या, लूज एंगुलर स्टेट्स बोल दीजिए, सॉइल बोल दीजिए, बात एक ही है। हनीकॉम्ड स्ट्रक्चर जो होंगे जनरली वो वाइब्रेशन में जाएंगे, ड्राई फेज में रहेंगे, जाएंगे और वो सेटलमेंट ज्यादा देंगे, सीधा सीधी बात है। और कोहेजन लेस सॉइल्स आर कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं। कोहेजन लेस सॉइल जनरली compacted by vibration, generally compacted by vibration, सिंपल सी बात है, ठीक है। ड्राई एंड सबमर्ज जो सैंड होंगे वो भी कॉम्पैक्टेड किससे होंगे, वाइब्रेशन से। जनरली क्या मैंने बोला, ड्राई एंड सबमर्ज्ड सॉइल। अब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। ड्राई एंड सबमर्ज्ड सॉइल जनरली सैंड कैन बी कॉम्पैक्टेड बाई वाइब्रेशन, और जो सॉइल होंगे क्लेई वो कभी भी वाइब्रेशन में कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, सिंपल सी बात है। और जो हनी कॉम्ड स्टेट्स होंगे वो मस्ट बी कॉम्पैक्टेड, इसको बहुत जरूरी है कॉम्पैक्टेड करना, मस्ट बी कॉम्पैक्टेड, सिंपल सी बात है। या आप इसको सब्जेक्टेड टू, किसको करोगे आप, इसके ऊपर वाइब्रेटरी लोडिंग डालोगे तो इसका जो कॉम्पैक्शन होगा बहुत लार्ज सेटलमेंट होगा, सडल होगा, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा वॉइड्स हैं तो वो इजीली क्या होंगे, टूटेंगे और सेटल हो जाएंगे। बाद में हम लोग देखेंगे कि और कैसे कैसे तरीके से करते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। अब मैं उसका फिनोमिनन समझाता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। वहां पे मजा है यार, ये सब चीजें मजा नहीं है। मजा जिसमें थोड़े से अकल और थोड़े से दिमाग दोनों यूज हो जाए वहां पे यूज करते हैं। ये बात इसमें क्या हम लोगों ने सीखा, एक लाइन में सीखा कि भैया वाइब्रेटरी कॉम्पैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, किसमें, कोहेजन लेस सॉइल में, और
जो कोहेजिव सॉइल है उसमें हम लोग वाइब्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने सोचा, समझा, कहानी खत्म। अब पहले मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। अभी गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन में सॉइल पढ़ाने का अलग ही मजा है, गर्मी महसूस होता है बॉडी में भी। घड़ा यूज करते हैं ना हम लोग, घड़ा, उसको देसी से भी कॉम्पैक्ट रिलेट करूंगा और टेक्निकली भी रिलेट करूंगा, सब जगह से रिलेट करूंगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे, क्योंकि यू आर द बॉस। समझिएगा, जब हम लोग गर्मी में घड़ा यूज करते हैं तो घड़े को हम लोग सैंड के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर? सैंड के ऊपर रखते हैं। सैंड का मतलब बालू, बालू के ऊपर रखते हैं। जब घड़े से आप पानी निकालते हो, गिलास में थोड़ा बचता है पानी पीने के बाद, उसको आप सैंड के ऊपर डालते हो। जब सैंड के ऊपर डालते हो तो उसको गौर नहीं करते हो आप लोग। सैंड के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा पानी जाता है तो सैंड क्या होता है? थोड़ा सा स्वेल होता है। क्या होता है? स्वेल होता है। स्वेल वॉल्यूम क्या होता है? इनलार्ज होता है। दैट फेनोमेनन इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। अब बड़े ध्यान से समझना, दैट फेनोमेनन इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझिएगा। कपड़ा धोते हो तो साबुन यूज करते हो ना, तो साबुन यूज करते होगे तो देखते हो कुछ बबल हाथ में जनरेट होता होगा, हाथ में बबल, उसको फूंकते होगे तो बबल उड़ना स्टार्ट करता होगा और कुछ देर के बाद उड़ करके बस्ट कर जाता होगा। क्या होता? बबल बस्ट कर जाता होगा, फट जाता होगा, फूट जाता होगा, जो भी समझना है समझिए, बस्ट कर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस बबल में, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो दो बबल, सॉप बबल का सरफेस टेंशन अलग और वाटर बबल का सरफेस टेंशन अलग। तो जब वाटर बबल होते हैं, सैंड के बीच में जो वॉइड्स जनरेट होते हैं, उसमें जो वाटर बबल यूज होते हैं, समझिएगा, वाटर बबल का प्रेशर कैसा? ऐसा। प्रेशर कैसा है? ऐसा। इधर वॉइड्स जो है वो इनफाइनाइट टाइम का या इनफाइनाइट नंबर ऑफ वॉइड्स हैं और वॉइड्स पे प्रेशर कैसा लग रहा है? ऐसा 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 लग रहा है। इसीलिए जो सैंड है वो क्या हो गए हैं? स्वेल हो गए हैं। लेकिन जब और उसके ऊपर पानी डालोगे तो फिर से देखोगे कि फिर से जो स्वेलिंग था वो अब गड्ढे में कन्वर्ट हो गया, मतलब फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में और कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब हुआ क्या है यहां पे समझिएगा कि पहले बबल इस तरीके से फोर्स लगा रहे थे और मैंने पानी डाला और बड़ा बबल हुआ और फोर्स लगाया और मैंने पानी डाला, बबल क्या हो गया? बर्स्ट हो गया। बबल क्या हुआ है? बर्स्ट हो गया है। जब बबल बर्स्ट हुआ है तो फिर से कमिंग क्लोजर होना स्टार्ट हो गया। सैंड मॉलिक्यूल क्या हुआ है? कमिंग क्लोजर होना स्टार्ट हुआ है। मतलब फिर से वो क्या हो गया है? कॉम्पैक्ट हो चुका है। फिर से क्या हुआ है? कॉम्पैक्ट हो चुका है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज bulking of sand. This phenomenon is known as bulking of sand. This phenomenon is known as bulking of sand. अब जो कोहेजन लेस सॉइल, ये जनरली जो फेनोमेनन है बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड में ही होंगे और सैंड इज है कोहेजन लेस सॉइल। क्या है? कोहेजन लेस सॉइल है। क्या है? कोहेजन लेस सॉइल है। तो जब कोहेजन लेस सॉइल में हम लोग बात करते हैं, वो मैं एक फिगर बनाता हूं फिर मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, मैं एक फिगर बनाता हूं जिसमें वाटर कंटेंट का एक फिगर, ये एक्सिस है और इधर पे गामा डी का एक्सिस है। गामा डी का मतलब ड्राई यूनिट वेट का एक्सिस है वाई और वाटर कंटेंट का एक्सिस है क्या? एक्स। क्या है? वाटर कंटेंट का एक्सिस क्या है? एक्स। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए जब इनिशियल वाटर कंटेंट है, नहीं वाटर कंटेंट है तो हम करेंगे, सॉरी आवाज नहीं जा, ठीक है, जब मैंने क्या बोला, इनिशियल वाटर कंटेंट है तो गामा डी इस सॉइल का कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? इनिशियल वाटर कंटेंट होगा या जीरो होगा, उस टाइम पे उसका कुछ ना कुछ यूनिट वेट होगा।
जैसे रेगिस्तान के बालू में, सैंड में हम लोग चले जाएं तो उसका कुछ ना कुछ तो यूनिट वेट होगा, जीरो तो नहीं होगा। मान लीजिए यूनिट वेट हमारे पास यहां पे इनिशियली है, हमने वाटर कंटेंट बढ़ाना स्टार्ट किया, हमने गामा डी क्या है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने क्या किया, जब पानी डाला, समझना, पानी डाला तो वर्ड्स के बीच में पानी गया, पानी बबल के फॉर्म में, बबल का प्रेशर कैसा, ऐसा ऐसा, तो वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है। जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा तो गामा डी घटना स्टार्ट हुआ, क्या होगा, घटना स्टार्ट हो गया है, डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। तो डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है, तो डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है, हमने डिक्रीज कर दिया। और मैंने पानी डाला और बढ़ा तो ये गामा डी और डिक्रीज हुआ, और पानी डाला और बढ़ा और गामा डिक्रीज किया। अब और मैं पानी डाला तो बबल क्या हुआ है, बर्स्ट हो गया है, फट गया है। तो फिर से सैंड क्या हुआ है, कह रहा है कि अब गैप को क्यों रहने दें, गैप को हम क्या करते हैं, भरते हैं। जब गैप को हम भरते हैं तो वॉल्यूम क्या हो गया होगा, कम हुआ होगा, होना स्टार्ट हुआ होगा, तो गामा डी फिर से क्या हुआ होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट किया होगा। तो दिस इज द वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट किया होगा। और जब हम लोग कंप्लीटली सैचुरेट कर देंगे तो वहां पे एयर एक भी नहीं रहेगा, मतलब वहां पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब टोटल मिनिमम वॉल्यूम रहेंगे। जब मिनिमम वॉल्यूम रहेंगे तो गामा डी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। कब, जब वेट ऑफ सॉलिड तो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम मिनिमम होंगे तो गामा डी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। इसका मतलब यहां पे जो गामा डी है दैट इज मैक्सिमम। और फिर से और पानी डालोगे तो फ्लोइंग कंडीशन में आएंगे, फिर से वाटर का वॉल्यूम, सॉरी सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो वो चीजें फिर से चेंज होना स्टार्ट होगा। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज कंप्लीट। ये चीज समझ में नहीं आता है भाई, सैचुरेशन, कंप्लीट सैचुरेशन। और ये जो वाटर कंटेंट है, दिस वाटर कंटेंट इज नोन एज 4 to 5% वाटर कंटेंट पे बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम होंगे। और बल्किंग ऑफ सैंड में वॉल्यूम 4 to 5% वाटर कंटेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम होंगे, तो गामा डी मिनिमम होगा। आप देख सकते हैं 4 से 5% वाटर कंटेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम, तो गामा डी मिनिमम है या नहीं है, गामा डी मिनिमम है या नहीं है। बात समझ में आया। दिस इज अ फेनोमेनन ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड या कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल या ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं सैंड, दैट इज कॉम्पैक्शन। अगर कोई मेरे से कोई पूछे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों किया है, अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं सैंड का कॉम्पैक्शन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे उसका फिगर जो होगा, पहले गामा डी डिक्रीज होगा, फिर गामा डी इंक्रीज होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि गामा डी कहां तक डिक्रीज होगा, तो आप बोलिएगा कि 4 to 5% वाटर कंटेंट पे गामा डी मिनिमम होगा। उसके बाद वाटर डालेंगे तो बबल बर्स्ट करेगा, तो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, तो गामा डी फिर से क्या हो गया है, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। इंक्रीज कहां तक होगा, कंप्लीट सैचुरेशन तक इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर से वाटर डालेंगे, फ्लोइंग कंडीशन में स्टार्ट होगा, फिर से वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ कोहेजनलेस सैंड। दिस इज द, क्या बोल सकते हो कि यहां पे वोइड गामा डी कुछ है, यहां पे कुछ है। किस वाटर कंटेंट पे बल्किंग ऑफ सैंड सबसे ज्यादा है, 4 to 5% पे। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बल्क हो रहे हैं। दिस इज द बल्किंग ऑफ सैंड। यही बल्किंग ऑफ सैंड का फेनोमेनन जो है हम लोग सैंड एग्रीगेट में हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए जो हम लोग बैचिंग प्लांट पे सिस्टम यूज करते हैं, बीएमसीटी में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे बाई वेट बैचिंग सिस्टम पे हम लोग ज्यादा रिलायबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग सिस्टम पे।
वजह क्या है कि अगर सैंड का हम वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करेंगे और उसके पास 4%, 5%, 6% वाटर कंटेंट होगा तो वॉल्यूम इनलार्ज होगा, वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहेगा, जो कि हम लोग गलत मेजरमेंट कर लेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इसीलिए हम लोग सैंड का पहले वाटर कंटेंट निकालते हैं, उसके बाद सैंड का कितना ये है वेट वो हम लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग बैचिंग सिस्टम पे काम करना ज्यादा रिलायबल समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम पे। तो जब बैचिंग सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं समझाऊंगा आपको कि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है, वजह सिर्फ और सिर्फ सैंड के वजह से ऐसा होता है, और कुछ भी वजह नहीं है, और कुछ भी वजह नहीं है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इसका वजह क्या है तो आप बोलोगे बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड, अब उसके पीछे भी लॉजिक है कि वॉल्यूम मैक्सिमम क्यों हो रहा है। वाटर जा रहा है बबल के फॉर्म में, वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ऐसे 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 क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ बल्क कर रहा है। सैंड को क्या कर रहा है, स्वेल करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो गामा डी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए डिक्रीज हो रहा है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि कोहेजिव सॉइल में प्रॉक्टर टेस्ट, हम लोग इसके बाद समझेंगे कि प्रॉक्टर टेस्ट में जब हम लोग समझते हैं उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे टिपिकल इन्वर्टेड वी शेप जैसा होता है, लेकिन यहां पे टिपिकल इन्वर्टेड वी शेप जैसा डायग्राम नहीं बना है, ये अलग ही डायग्राम बना है, जो कि गामा डी हम लोगों ने वाटर कंटेंट डालना स्टार्ट किया था, तो वाटर कंटेंट गामा बढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वहां से गामा डी बढ़ना स्टार्ट हुआ था। लेकिन सैंड के केस में है वाटर कंटेंट हम बढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो गामा डी डिक्रीज हुआ है, वजह उसका बल्किंग ऑफ सैंड है। और बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो मैक्सिमम कहां पे होंगे, 4 to 5% वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम होंगे। और ये बल्किंग ऑफ सैंड होता क्यों है, सैंड में क्या होंगे, वोइड्स होंगे, वोइड्स में पानी गए, सरफेस टेंशन के वजह से पानी को ऐसे खींच रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब सीधा सीधा सरफेस टेंशन के वजह से हो रहा है। सरफेस टेंशन के वजह से कैपिलरी एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन के वजह से वॉल्यूम का चेंजिंग होगा। दैट्स वाई बल्किंग ऑफ सैंड एग्जिस्टेड। बात समझ में आया? तो बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा। मैं इसके ऊपर तो ये चीजें आप समझ ही गए हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और वजह क्या है, ड्यू टू वॉल्यूम मैक्सिमम कहां पे है, 4 to 5% पे है, ड्यू टू बल्किंग ऑफ सैंड। तो मैं इसको लिखूंगा अच्छे से, बल्किंग ऑफ सैंड के वजह से। और बल्किंग ऑफ सैंड कहां पे, 4 to 5% पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो वी मैक्सिमम, तो गामा डी मिनिमम, दैट इज गामा डी मिनिमम। क्लियर है? तो बड़े आराम से आप इसको समझिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस पे हम लोग बात कर पाएंगे, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ये समझेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। कोई नहीं, अब कुछ पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को लिखता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या मैं उस पर क्या क्या कलाकारी कर पाता हूं, ये चीजें हम समझ पाएंगे। कुछ डाटा है वो लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, डिक्रीज इन ड्राई यूनिट वेट विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, डिक्रीज इन यूनिट वेट विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट वजह क्या है, वजह क्या है, ये किसके वजह से हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, कैपिलरी टेंशन के वजह से या कैपिलरी एक्शन के वजह से हो रहा है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू, मैं लिखता हूं, दिस इज ड्यू टू कैपिलरी टेंशन लिख देता हूं। और कैपिलरी टेंशन किसके वजह से, सरफेस टेंशन के वजह से। किसके वजह से होता है, सरफेस टेंशन के वजह से। दिस इज ड्यू टू कैपिलरी टेंशन, किसके वजह से, इन पोर वाटर, इन पोर वाटर, पोर का मतलब
बीच में जो वर्ड्स हैं उसको पोर वाटर विच प्रिवेंट सॉइल पार्टिकल्स, समझना पोर वाटर ये क्या कर रहे हैं, कमिंग क्लोजर नहीं आने देते हैं, विच प्रिवेंट्स किसको, सॉइल को, सॉइल में क्या है, बबल है, बबल का प्रेशर कैसा है, ऐसा है, ऐसा, तो ये वाले जो सॉइल है, ये वाले सॉइल है, ये वाले जो सैंड है उसको पास आने नहीं दे रहे हैं। जब पास आने नहीं दे रहे हैं तो कॉम्पैक्शन होने नहीं दे रहे हैं, कॉम्पैक्शन नहीं होने दे रहे हैं तो वॉल्यूम का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ ही गया है। तो विच प्रिवेंट्स, क्या होगा, विच प्रिवेंट्स सॉइल पार्टिकल्स कमिंग क्लोजर, विच प्रिवेंट्स सॉइल पार्टिकल्स, देखो नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, सॉइल पार्टिकल्स कमिंग क्लोजर, soil particles coming closer. This phenomenon is known as, this phenomenon is called as bulking of sand. Bulking of sand. This phenomenon is known as bulking of sand. क्या है, bulking of sand. ठीक है, और ये मैक्सिमम कहां पे होगा, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कहां पे होगा, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कहां पे होगा, साफ साफ दिख रहा है 4-2% वाटर कंटेंट पे, सैंड मैक्सिमम कहां पे, 4-2% वाटर कंटेंट पे, 4-2% वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, क्लियर है। और हुआ क्या है, यूनिट वेट इनिशियली डिक्रीज देन इंक्रीज, तो ये भी लिख लो, इनिशियली यूनिट वेट डिक्रीजेस, DCREASES, यूनिट वेट इनिशियली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, डिक्रीजेस विद increase in water content, और ये फिर से इंक्रीज करना चाहेगा, किसके वजह से, जब मेनिस्कस जो होंगे वो ब्रोक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसको मैं बर्स्ट बोल रहा हूं, उसके वजह से, ठीक है। देन कंटेंट, then the dry unit weight of soil increases, starts increases किसके वजह से, starts increases किसके वजह से, meniscus broken and particles are able to coming closer, starts increases due to meniscus, MENISCUS, meniscus broken and particles starts to coming closer का मतलब फिर से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, कमिंग क्लोजर वॉल्यूम डिक्रीजेज, देन ये क्या हो गया है, ये यूनिट वेट बढ़ गया है। बात समझ में आया, खत्म। अब गामा डी मैक्सिमम कहां पे है, दैट इज एट कंप्लीटली सैचुरेटेड पे, तो गामा डी मैक्स एट सॉइल S इज इक्वल टू 1, मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड पॉइंट पे है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें आप टेंशन नहीं लेना है, यहां से काम खत्म। तो आपको बस 3-4 पॉइंट याद रखना है कि कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है,
कहानी खत्म। इसके बाद आपको कुछ भी टेंशन लेने की बात है ही नहीं। क्लियर है? आराम से आप देख लीजिए बोर्ड को, फिर मैं साफ करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा कि क्या है।